इम्प्रूव कर सकता है, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा सकता है, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आप मिनिमम टाइम में भी मैक्सिमम रिजल्ट के साथ प्रिपेयर कर सकते हो। और इसके लिए आपको कोई टॉपर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक एवरेज या बिलो एवरेज भी स्टूडेंट हो तो भी आप इसे अच्छे से पढ़ करके अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और अपनी मार्कशीट को लोगों के सामने दिखाने लायक बना सकते हो। इस सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश। और अगर आप क्लास 12 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन आ रहा है कि मैं इंग्लिश कब से पढ़ना शुरू करूं, क्या पढ़ूं, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, देन ये वीडियो आपके लिए है। इसे एंड तक जरूर देखिएगा और अपने आप को एग्जाम रेडी करिएगा ताकि मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम रिजल्ट देख करके अपने ओवरऑल परसेंटेज को इंप्रूव कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट। वो क्या कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, देर आए दुरुस्त आए लेकिन आए तो सही। भले ही आपने काफी लेट कर दिया हो अपनी प्रिपरेशन में, लेकिन अभी भी आपके पास ऑल टोटल 60 दिन है। और अगर आप ये सोच करके बैठे हुए हो कि आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रिपेयर करना है, तो वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। एंड अगर आपको शुरुआत करनी है तो लेट ही सही, लेकिन शुरुआत अभी ही करनी पड़ेगी। हाँ, 60 दिन बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सही स्ट्रैटेजी, सही प्लानिंग और सही डायरेक्शन की नीड होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप इतने सारे चैप्टर्स अगर पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ो, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कैसे आप अपने टाइम टेबल को मैनेज करो। ये सारी चीजें जब आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में पता होती हैं तो आपका कॉन्फिडेंस डबल होता है और आप कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन करके बहुत ही एफिशिएंट लर्निंग करते हो और अपना रिजल्ट भी अच्छा प्रोड्यूस करते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो एंड लेट्स सी कि आज हमारे पास इस वीडियो में आपके लिए प्लानिंग्स के साथ साथ इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कि व्हाट यू एक्चुअली हैव टू प्रिपेयर। देखो, आपको पता है आपके एग्जाम्स में 3 सेक्शन होते हैं, रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर सेक्शन। रीडिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली इसमें नहीं आते। यहां पर आपको एमसीक्यूज मिल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिन्हें बोलते हो। 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। तो इनके ऊपर आपको फोकस करना होता है। 2 तरह के पैसेजेस आते हैं, एक डिस्कसिव होता है और एक फैक्चुअल होता है। वहीं अगर आप राइटिंग सेक्शन में आते हो तो शॉर्ट आंसर राइटिंग और लॉन्ग आंसर राइटिंग टास्क आता है आपका। वहीं अगर आप लिटरेचर में चले जाते हो, आपके पास 2 बुक हैं, फ्लेमिंगो और विस्टास। बट बच्चों को ये नहीं पता होता कि फ्लेमिंगो विस्टास में क्या अब हम पूरे चैप्टर्स पढ़ने बैठेंगे तो हमारे लिए वो वर्थ इट होगा, या सिर्फ हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो हमारे लिए वर्थ इट होगा। क्या इजी है, क्या मीडियम है, क्या मैक्सिमम आपको पढ़ना है जो आपके लिए टफ हो सकता है और कितने टाइम तक पढ़ना है, उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे सबसे पहले सेक्शन से, दैट इज योर रीडिंग सेक्शन, जिसमें आपका पहला पैसेज पूछा जाता है डिस्कर्सिव पैसेज, जो मैक्सिमम आपको या तो 12 मार्क्स या तो मिनिमम 10 मार्क्स का देखने के लिए मिल सकता है। अब इसमें आपको पता है 3 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यू में आपको हो सकता है डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, पैसेज में आपको कुछ दिया गया हो उसी के ऊपर बेस्ड आपसे ऑड वन आउट करवाने का क्वेश्चन मांग रहा हो, या ऑप्शन से एलिमिनेशन में आंसर मांग रहा हो, या फिर हो सकता है आपको वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाए। तो एमसीक्यू में ये सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, सीधी बात, नो बकवास। कॉन्टेक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे या तो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप ऑड वन आउट कर पा रहे हो तो आप इजीली अपने आंसर्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे। 1 मार्क क्वेश्चन थोड़े से मीडियम लेवल के हो जाते हैं, जहां पर कभी कभी आपसे राइटर का व्यू पॉइंट पूछ लिया जाता है, पैसेज का, पैराग्राफ का पर्पस पूछ लिया जाता है कि आखिर ये पैसेज लिखा क्यों गया है, और कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि ये पैसेज किस टोन में लिखा हुआ है। क्या यहाँ पर नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, मतलब पास्ट की मेमोरी की बात करी गई है, या फिर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव की, मतलब जो राइटर है वो डिस्क्राइब कर रहा है पैसेज को, या फिर वो आपसे पूछ लेता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मोटिवेट कर रहा है। सो इस तरह के टोन का आइडिया अगर आपको नहीं होता, आपने प्रैक्टिस नहीं करके रखा है, तो आप सफर कर सकते हो। बट ये क्वेश्चन बहुत बेयर मिनिमम आते हैं, अगर आएगा भी तो आपका ऑब्वियसली 1 मार्क्स में आ जाएगा, 1 लाइन में लिखने का, द टोन इज दिस, ऐसे करके आपको आंसर करना होता है। वहीं अगर आप 2 मार्क के क्वेश्चन में जाते हो तो ये थोड़े से टफ आपके लिए हो जाते हैं, क्योंकि आपको इसमें इन्फरेंस ड्रॉ करना होता है। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा कि इन्फरेंस ड्रॉ करना होता क्या। इन्फरेंस ड्रॉ करना मतलब आपको कंक्लूजन निकालना है, वो आप तभी कर पाओगे जब आपने पूरा पैसेज पढ़ा होगा ना। ये क्वेश्चंस आपको हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे रहा हो जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, जहां पर आपको आर्ग्यूमेंट्स इवैल्यूएट करने के लिए बोल रहा है, या फिर आपको आइडेंटिफाई बायस या फिर अजम्पशन आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है, या फिर आपको कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, तो आप ना पहले देख लीजिए कि कहीं इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं है, थीम तो नहीं पूछा, टाइटल तो नहीं पूछा, कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए तो नहीं पूछा। अगर पूछा है तो आप उसको छोड़ते जाइए, पहले कॉन्टेक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस कर लीजिए। जनरली आपके आंसर्स इसी तरीके से दिए जाते हैं। फर्स्ट पैसेज जो होता है आपका
उसमें मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं। तो मल्टीपल पैराग्राफ्स में जब आप क्वेश्चन चेक करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट लाइन में, सेकंड क्वेश्चन का आंसर सेकंड लाइन में या सेकंड पैरा में, इस तरीके से आप लास्ट तक पढ़ते जाएंगे तो एक एक क्वेश्चन के आंसर्स आपको धीरे धीरे अलग अलग पैराग्राफ्स में मिलते जाएंगे। वो लाइन से ही होते हैं। थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे भी दिया गया है तो ऐसा हो सकता है थर्ड क्वेश्चन का आंसर फोर्थ पैराग्राफ में, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर थर्ड पैराग्राफ में, बट होते वो नियर बाय ही है। तो इससे कम टाइम में आप ज्यादा पैसेज पढ़ लेते हो, इफेक्टिवली पढ़ लेते हो, और इस तरह से आप कि अगर कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो उनको आप बहुत ही आसानी से कर लेते हो। वहीं अगर हम जाते हैं आपके सेकंड टाइप ऑफ पैसेज में, जो कि एक्चुअली में डेटा चार्ट के ऊपर बेस्ड होता है, ये कंपैरेटिवली फर्स्ट वाले से इजी होता है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ कुछ ज्यादा नहीं होता जो आपको पढ़ना पड़े। इसमें आपको ज्यादातर डेटाज दिए गए होते हैं, नंबर्स दिए गए होते हैं जिनको आपको एनालाइज करना पड़ता है, उसके बेसिस पर आपको आंसर्स करने पड़ते हैं। तो उसके एमसीक्यूज काफी ईजी आते हैं क्योंकि आपको सीधे सीधे नंबर ड्रॉ करने के लिए बोल देता है, या फिर ऑड वन आउट से आप आंसर्स आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि फैक्चुअल डिटेल पूछी जा रही है, नंबर्स आइडेंटिफाई करने के लिए, परसेंटेज आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जा रहा है, या मल्टीपल टाइम्स में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स, वोकैबुलरी पूछ ली जाती है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड। वहीं अगर आप 1 मार्क्स में आओगे तो बार ग्राफ को हो सकता है कंक्लूजन इसका ड्रॉ करो, ये बोल दे वो आपसे, इंटरप्रेट करो ये बार ग्राफ क्या कह रहा है ना, कोई एक कंक्लूजन ड्रॉ करो इसके बारे में ये बोल सकता है ना, या फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड्स के बारे में पूछ सकता है, 2 डेटा पॉइंट को कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए पूछ सकता है। वहीं अगर आप टफ क्वेश्चंस में जाओगे तो आपसे व्हाई, व्हाट, है ना, ये ट्रेंड क्यों हो रहा है, किस तरफ बढ़ रहा है, किस तरफ डाउन जा रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है। शॉर्ट इन्फ्रेंस भी ड्रॉ करने के लिए बोल सकता है कि ये जैसे कि डेटा चार्ट जो दिया गया है उससे क्या बेनिफिट हो सकता है या इससे क्या फायदा हो सकता है, किसको फायदा हो सकता है, राइट। तो मेन आइडिया को भी कंक्लूड करने के लिए वो आपको क्वेश्चंस दे सकता है। सेम प्रोसेस में आप जाएंगे कि आप क्वेश्चंस पढ़ करके फिर पैसेजेस में जाएंगे और लाइन्स आंसर्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, कुछ पैराग्राफ्स को क्रिस क्रॉस करने की भी कोशिश करेंगे। जनरली जब आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स में, चंक्स में पैसेज को पढ़ते हो तो आपका कम टाइम में ज्यादा इजीली ये पैसेज हो जाता है। बिलीव मी, ये पैसेज कंपैरेटिवली इजी होता है, आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं फेस करनी पड़ती। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम मैं इसको करूं कहां से, तो बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर्स अगर आपने अच्छे से लगा लिए, अगर आपने 5 सैंपल पेपर्स भी अच्छे से लगा लिए और 5 पीवाईक्यूज भी अच्छे से लगा लिए ना, तो आप बहुत ही आसानी से एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। बी श्योर ऑफ दिस, इजी, मीडियम और टफ का डिवीजन जो होता है वो फैक्चुअल क्वेश्चन से, सिनोनिम एंटोनिम से इजी बनाया जाता है। मेन आइडिया, ऑथर पर्पस, स्मॉल इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने के लिए, कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए आता है तो वो मीडियम बनाता है क्वेश्चन को, इतने टफ नहीं आते। जनरली वो पैराग्राफ्स का ही कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए बोलता है, लेकिन जब लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए दे देता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है, ऑप्शंस या ओपिनियन इवैल्यूएट करने के लिए बोल देता है, तो फिर वहां पर आपके क्वेश्चंस टफ हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत ही बढ़िया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जनरली देखे जाते हैं कि कंपैरेटिवली सैंपल पेपर से इजी होते हैं। पेपर आपका सैंपल पेपर से इजी आता है लेकिन लेंदी होता है, तो प्रैक्टिस अच्छे से करके रखोगे तो आप सफर नहीं करोगे। वहीं राइटिंग सेक्शन पे अगर हम आए तो इन साइड अगर आप देखोगे तो शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स होते हैं। शॉर्ट आंसर्स में आपके 2 ही सेक्शंस आते हैं, एक होता है आपका नोटिस और दूसरा होता है आपका इन्विटेशन और उसका रिप्लाई। तो इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से पता है तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। तो छोटे छोटे एनालिटिकल पैराग्राफ्स भी अगर आप यूज कर लेते हो, क्योंकि आप कभी भी देखोगे इन्विटेशन और नोटिस में आपको 5 W's का आंसर करना होता है। कौन लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है, किसके बारे में है ना, कब हुआ, कहाँ हुआ, या कैसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये सारी चीजें आप मेंशन कर देते हो तो आपका नोटिस और इन्विटेशन हो जाता है। फॉर्मेट का पूरा खेल है। वहीं अगर आप चले जाओगे लॉन्ग आंसर्स राइटिंग टास्क में तो आपके लिए जो मीडियम लेवल का हो जाता है वो लेटर टू एडिटर हो जाता है या फिर एप्लीकेशन फॉर जॉब हो जाती है। एक पैराग्राफ आपको क्वेश्चन के रेफरेंस से देना होता है, बाकी दोनों के दोनों जो पैराग्राफ्स होते हैं ना, अगर वो एज इट इज जो मैंने पढ़ाए हुए हैं क्लासेस में, आपको इसी चैनल पर मेरे पूरे के पूरे जो सेशंस है वो अलाइन मिल जाएंगे। एज इट इज भी अगर आप प्रिपेयर करके चले जाओगे ना, हर क्वेश्चन में भी वो डाल दोगे ना, तो आपके लिए वो मुश्किल नहीं होगा। तो सिर्फ इसका फर्स्ट पैराग्राफ बनाना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, फॉर्मेट आपको याद करना थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप रोज डेली प्रैक्टिस पे होगे तो आप आसानी से कर पाओगे। आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, इनमें से कोई एक चूज करना होता है। मैं बच्चों को प्रेफर करती हूँ कि वो रिपोर्ट राइटिंग लिखें, क्योंकि वो पास्ट में जाती है, कोई इवेंट शायद अपनी लाइफ में देखा होगा तो वो आपके दिमाग में होगा, तो अब उससे थोड़े से आइडियाज लेकर के लिख सकते हो। एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। तो फॉर्मेट, कंटेंट, फ्लुएंसी, है ना, और फॉर्मल टोन, इन सब का यूज करके आप आंसर राइटिंग अपनी बहुत अच्छे से कर सकते हो। कोई बच्चा अगर मेरे से पूछे कि मैम मैं क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करूं, तो बेटा स्टार्टिंग रीडिंग सेक्शन से ही करना, फिर उसके बाद आप राइटिंग सेक्शन में जाना और फिर लास्ट में लिटरेचर में जाना, क्योंकि लास्ट में अक्सर आप हड़बड़ी करते हो तो आपके दिमाग में कोई नए आइडियाज नहीं आ पाते, बट जो आपको पहले से याद होता है, पहले से प्रिपेयर होता है, उनको आप आसानी से लिख सकते हो। सो अगर आप ऑर्डर में ही पेपर को करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आपका ओपिनियन है, आप जिसमें कंफर्ट
कंफर्टेबल हो, अगर आप सैम्पल पेपर और पीवाईक्यूज पहले ही करके रखे हुए हो तो आपके लिए वो इजी हो जाता है पेपर को सिलेक्ट करना कि मैं पहले क्या करूँ। लिटरेचर सेक्शन में जाओगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन आएंगे। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके लिए स्पेसिफिक सेशंस लेकर के आ रही हूँ। आपका शुरू हो रहा है कल से पीवाईक्यूज, तो पीवाईक्यूज में जुड़ना मत भूलना। हर चैप्टर से रिलेटेड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन जिसमें आपके पैरेलल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, डायरी एंट्री भी आ जाती है, स्पीचेस लिखने के लिए आ जाते हैं, कॉन्वर्सेशंस लिखने के लिए आ जाती हैं, तो उनको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आप रोज 5 बजे मेरे साथ जरूर से जरूर जुड़िए ताकि आप ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाए। आप इवन देख भी सकते हो यहाँ पर डायरेक्ट मीनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, विकैबुलरी पूछ ली जाती है, स्पीकर कौन है ये पूछ लिया जाता है, विकैबुलरी या फ्रेज का मीनिंग पूछ लिया जाता है, कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, है ना। फिर आप मीडियम एक्सट्रैक्ट पे चले जाओ तो उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि कैरेक्टर क्यों ऐसा बिहेव कर रहा था, जैसे मतलब एम हैमिल के बारे में पूछ लिया जाएगा कि एम हैमिल इमोशनल क्यों हो गए थे, है ना। डीप वाटर में पूछ लिया जाएगा कि क्यों इतना नर्वस था विलियम डगलस, ऐसे करके। या फिर पर्पस ऑफ लाइन भी पूछ लिया जा सकता है, ये लाइन क्यों बोली, है ना, विव ला फ्रांस क्यों बोला एम हैमिल ने। आपको पता है लास्ट लेसन था उनका, तो वो अपनी देशभक्ति दिखाना चाहते थे कि वो कितना प्यार करते हैं उस लैंग्वेज को, तो उन्होंने ये वर्ड बोला, है ना। या फिर मीनिंग को भी इंप्लाई कर सकता है कि ये लाइन से क्या रेफरेंस था, या इस लाइन का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड, राइट। वहीं अगर आप टफ एक्सट्रैक्ट पे जाओगे तो जनरली पोएट्री एक्सट्रैक्ट आपके लिए टफ हो जाते हैं, क्योंकि उसमें पोएटिक डिवाइसेस आपको करने होते हैं। अगर आपको पोएटिक डिवाइसेस नहीं आते हैं तो आप मेरे से बोलोगे, मैं एक सेपरेट सेशन ले लूंगी। वैसे जो आपकी सीरीज शुरू हो रही है उसमें मैं मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो बीच बीच में पोएटिक डिवाइसेस पढ़ाती रहूंगी। कंक्लूजन ड्रॉ करना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। सिंबोलिज्म, ये किस चीज का सिंबल है, जैसे एंड जेनिफर के टाइगर किस चीज का सिंबल है, स्ट्रेंथ का, करेज का, है ना, या फिर फियरलेसनेस का, तो वो आपको बताना होता है। वहीं टोन और मूड के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, इनडायरेक्ट आते हैं, तो लिंक कैसे कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट से वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस अपने अच्छी कर रखी होगी तो आप आराम से कर पाओगे। वहीं अगर मैं शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन की तरफ जाऊं बेटा, 40 to 50 वर्ड्स में करने होते हैं, 2 नंबर के होते हैं। इसमें अक्सर आपसे क्वेश्चंस पे पूछ लिया जाता है थीम ऑफ द चैप्टर क्या है, मैसेज क्या है चैप्टर का, इजी क्वेश्चंस में। कैरेक्टर के ट्रेट्स पूछ लिए जाते हैं, जैसे एडला विल्मनसन के बारे में बताओ, एडला विल्मनसन अपने पापा से अलग कैसे थी ये बताओ, है ना। या तो डायरेक्ट इवेंट्स पूछ लिए जाते हैं कि जब क्रोफ्टर के घर पहुंचा रैटरैप सेलर तो उसको किस तरीके से वेलकम किया गया। मीडियम लेवल में जाओगे तो कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस पूछ लिए जाते हैं कि अगर ऐसा होता तो उसका परिणाम कैसा होता, है ना। मोटिवेशन बिहाइंड एक्शन पूछ लिया जा सकता है कि आप थोड़ा सा मुझे बताओ कि जिटकाला सा का जो रेबल करने का तरीका था वो कैसे लोगों के लिए मोटिवेटिंग था। मैसेज ऑफ द स्टोरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप अगर देखोगे अभी जो मैंने पिछले 1 शॉट्स करवाए हुए हैं उसमें मैंने मैसेज, टोन, थीम, कैरेक्टर स्केच, ये सारे के सारे चार्ट में पढ़ाए हुए हैं। तो छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप आसानी से कर लोगे तो। वहीं अगर आप टफ में आओगे तो कैरेक्टर डेवलपमेंट टफ हो जाता है ना। एथिकल एनालिसिस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको पढ़ना पड़ता है, और राइटिंग टेक्निक्स पूछ ली जाती हैं, सिंबोलिज्म पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस टफ होते हैं, तो ये प्रैक्टिस से ही आप सॉल्व कर सकते हो कि उनको लिखा कैसे जाए। आंसर राइटिंग का तरीका बड़ा सिंपल होता है, रेगुलर प्रैक्टिस से आप इंप्रूव कर सकते हो। लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस में आपके पास मीडियम और टफी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, 120 से 150 वर्ड्स के आपको करने होते हैं। ये कैरेक्टर स्केच अक्सर ड्रॉ करने के लिए आता है, कंपैरिजंस आ जाते हैं, समरी बेस्ड रिस्पॉन्स पूछ लिया जाता है, डायरी एंट्री करने के लिए बोल दी जाती है, एक्शन क्यों हो रहा है उसको जस्टिफाई करो, है ना। ये पोएम आपके लिए कैसे मोटिवेशनल पोएम बन गई है ये बताओ, है ना। या फिर आपसे पूछा जा सकता है रोड साइड स्टैंड कैसे एक सम काइंड ऑफ इमोशंस को हाईलाइट कर रही है यहाँ पर, और किसके इमोशंस को हाईलाइट कर रही है उनके बारे में बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे मीडियम लेवल में पूछे जा सकते हैं। टफ में आओगे क्रिटिकल एनालिसिस पूछा जाएगा, कंपैरिजन ऑफ आइडियाज पूछे जाएंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस भी आते हैं जिन्हें आप हॉट्स बोलते हो। वैल्यू बेस्ड इंटरप्रिटेशन भी पूछा जाता है कि ये कैसे वैल्यूएबल है ना। ये जो रैट ट्रैप और वर्ल्ड ट्रैप का आइडिया है वो कैसे एक पर्सन के लिए फिलोसॉफिकल हो सकता है, ये पूछा जा सकता है। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं, नहीं अग्री करते, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स में आएंगे या तो वो पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, या तो डायरी एंट्री बेस्ड क्वेश्चन होंगे, या तो स्पीच लिखनी होगी, या तो लेटर लिखना होगा, या तो किसी तरह की कॉन्वर्सेशन करनी होगी। तो कुछ घुमा करके क्वेश्चन पूछता है जिसको हम स्पेसिफिकली खुद क्रिएट भी कर रहे होंगे हमारी क्लासेस में और पढ़ भी रहे होंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस 1 घंटे रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करेंगे आप तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। मैंने इजी, मीडियम और टफ क्वेश्चंस के डिविजन्स किए हुए हैं, अगर आप इन पे वर्क कर लेंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। इजी में समरीज, थीम, मैसेजेस और कैरेक्टर लिस्ट पढ़ लीजिए।
मैंने आपको अभी वन शॉट्स में पूरा पूरा पढ़ाया हुआ है। जब एग्जाम्स में आप करने चलोगे तो सिर्फ वो टेबल चार्ट पढ़ लोगे, आपके लिए ईजी होगा। कल से जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं ये एक रिकॉल भी करवा दूंगी, टेबल रिवीजन भी करवा दूंगी, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। पैरेलल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर हम वर्क करेंगे और कुछ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। वहीं टफ क्वेश्चंस में हॉट हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें ज्यादा सोचना पड़ता है, क्रिएटिविटी करनी पड़ती है, नहीं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी बोलते हो आप। सिंबलिज्म, आयरनी, इमेजरी के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। फुल लेंथ आंसर्स करने के लिए भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ट्विस्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सट्रैक्ट्स भी आ जाते हैं, मतलब दो एक्सट्रैक्ट ले लिए गए, दो एक्सट्रैक्ट को कंपेयर कर दिया गया, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये टफ हो जाते हैं थोड़े से, इनको हम हमारी क्लासेस में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बट आपका शेड्यूल क्या रहना चाहिए बेटा, वो समझ लो। आप दिन भर के 20 मिनट अगर आप दे रहे हो रीडिंग सेक्शन को, तो आप कोशिश करो एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करो और 1 मार्क 2 मार्क की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आप एक पैसेज भी कर लोगे ना, वो मोर देन सफिशिएंट है। आप मेरे से पूछोगे मैम एक पैसेज कितनी देर में करना चाहिए, तो बेटा 20 मिनट से ज्यादा आपका टाइम नहीं लगना चाहिए। वहीं 10 मिनट में आप एक राइटिंग सेक्शन उठा लो, कोई चाहे शॉर्ट चाहे लॉन्ग। अगर आपको लग रहा है लॉन्ग में ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप 5 मिनट और एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। फिर आप लिटरेचर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पे चले जाओ, 2 शॉर्ट आंसर्स पे चले जाओ। रोज एक एक्सट्रैक्ट करना है और उसके साथ साथ 2 शॉर्ट आंसर्स करने हैं, किसी भी चैप्टर के उठा लो। प्रैक्टिस तगड़ी वाली हो जाएगी, मजा आ जाएगा करने में। वहीं 10 मिनट में रोज एक लॉन्ग आंसर्स की प्रैक्टिस करोगे, चाहे वो पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो डायरी एंट्री बेस्ड क्वेश्चन हो, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। राइट, ये आपका रूटीन रहेगा 1 घंटे का, तो आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे और आपको अच्छा भी लगेगा। इसी के साथ हम आज के सेशन को एंड करेंगे, बट बी श्योर ऑफ दिस, आपके पास सीयूईटी के कोर्सेज और आपके पास क्लास 12 के क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको पीवाईक्यू की बुक भी मिल जाएगी, जिससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। बस करना क्या है, आपको कोड यूज करना है Y484, जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। इसी के साथ हम सेशन को एंड करेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बट अगर आपको क्रैश कोर्स चाहिए और अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अड्डा के स्टोर पर जा सकते हैं और अड्डा के स्टोर पर जाकर के अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, बाय बाय, टेक केयर।